एवरीवन, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास रहता है नर्नेस्ट इक्वेशन, जो क्या कहती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर स्टोक्योमेट्री अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर स्टोक्योमेट्री। ये हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, अब नर्नेस्ट इक्वेशन को लिखने बहुत इजी हो जाती है, बस फर्क सिर्फ दो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। एक तो ई नोट सेल आपको सही से निकालना है, दूसरा आपको एन की वैल्यू आपको सही निकालनी है। तो इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट रिएक्शन पर सिखा रही हूं कैसे निकालते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर जाएंगे डायरेक्टली। तो तीन टाइप की रिएक्शन आपको पेपर में जनरली सीबीएसई पूछता है। एक क्या पूछता है, इस तरह से जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उस फॉर्म में पूछता है। तो देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन को याद रखना हमेशा ए बी सी की फॉर्म में होती है। ठीक है, ए बी सी याद रखना है आपको। बी का मतलब किससे है, सॉल्ट ब्रिज से है। लेफ्ट में आपके पास क्या है, ए का मतलब किससे है, एनोड से है। सी का मतलब किससे है, कैथोड पर है। ए बी सी से आपको याद रखना है, इसका मतलब बीच में जो आपके पास ये डबल डंडे दिखा रखा है, ये आपके पास ब्रिज रहेगा, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। इससे इधर वाला आपके पास एनोड को शो करता है और इसके राइट साइड वाला क्या करेगा, कैथोड को शो करेगा। एक चीज आपको याद रखनी है, जनरली टीचर याद भी करवाता है, लोन से आप याद रख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके सिलेबस में फिलहाल यही है इस बार जो रिवाइज्ड सिलेबस है इस साल का आपके पास। तो लोन आपके पास है, लोन का मतलब एल से लेफ्ट आपके पास रहेगा, ओ से आपके पास ऑक्सीडेशन रहेगा, ए से आपके पास एनोड रहेगा, एन से आपके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपके पास एनोड लेफ्ट पर रहेगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उसको आप इस लोन से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब एनोड है, एनोड का मतलब क्या है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। आपके पास कैथोड है, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एक ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी बता देती हूं कि कुछ बच्चों को नहीं पता होगी। ठीक है, कंफ्यूज्ड रहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब दो चीजों से आपको यहां पर बेसिकली याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। पहला तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन। दो है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो भी वहां पर आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन आपके पास होगा। अब देखते हैं, चेक करते हैं। जो मेरे पास एग्जांपल है उसको बड़े ध्यान से देखो कैसा है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 है, सॉल्ट ब्रिज है, H पॉजिटिव है, H2 आपके पास है। सबसे पहला काम क्या होता है, आपको पहचानना होता है कि एनोड पर कौन है, कैथोड पर कौन है। तो देखो, एनोड पर आपके पास एनोड ABC लिखो आपके पास, तो एनोड इसका मतलब लेफ्ट पर है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी होती है एट एनोड। एनोड का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब देखो एनोड पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम किसके अंदर चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम +2 में चेंज हो रहा है। मैग्नीशियम +2 में चेंज हो रहा है। तो कैसे लिखोगे, मैग्नीशियम है, किस में चेंज हुआ, मैग्नीशियम +2 में चेंज हुआ। और इसको चेंज करने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज 0 है, इधर +2 आपके पास है। इसका मतलब 0 से +2 पे जाना, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होना। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होना किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, एट एनोड रिएक्शन क्या रहेगी, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0 से +2 में गया है, तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करवाना पड़ेगा, लूज करवाना पड़ेगा। एक चीज और है जिससे आप इसको समझ सकते हो, देखो यहां पर 0 है, इधर क्या है, 2 आपके पास चार्ज है, 2 + 2 आपके पास है, ये दोनों का इक्वल होना चाहिए। इधर 0 है तो इधर भी 0 होना चाहिए। अब +2 है, +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -2 की जरूरत पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप यहां पर करते हो तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, -2 होगा। तो +2 -2 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 = 0। कभी भी कंफ्यूजन हो, इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करवाऊं या यहां
यहाँ ऐड कराऊं, इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हो अपने आंसर को। ठीक है, तो वापस पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई होगी, पहली चीज पहचानो एनोड कौन है। एनोड कौन है, कैथोड पे कौन है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। उसके बाद पहचानने के बाद रिएक्शन को लिखना जरूरी है। एट एनोड आपको रिएक्शन लिखनी है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम +2 में गया विद द लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद लिखो रिएक्शन को कैथोड पर लिखो। कैथोड का मतलब क्या है कि H पॉजिटिव है, किसमें चेंज हुआ, H2 के अंदर चेंज हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। H पॉजिटिव है, किसमें चेंज हुआ, H2 में चेंज हुआ। ठीक है, H2 का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 2H पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अभी बताती हूं, पहले यही देख लो सिंपल। ये H पॉजिटिव है, ये आपके पास 0 है, इसका मतलब +1 से 0 के ऊपर आपके पास जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज आपका डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन के लिए क्या होगा, प्लस से 0 पे गया तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड कराना है। यहां पर आपने 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना, आप यहां गलती बहुत करते हो। H पॉजिटिव से H2 बना, एक H से ही तो आपके पास बनेगा ना, या तो आप इसको क्या करो, हाफ कर दो, एक H यहां रह गया, एक H यहां रह गया, बात ठीक है। अगर इसको H नहीं करते हो, हाफ नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे, इस H पॉजिटिव को, क्योंकि यहां H2 है तो 2 हाइड्रोजन बना दोगे। मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये रिएक्शन थी आपके पास हाफ H2 वाली, इस रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 1H2 आपके पास आएगा। तो जब आप इसको काउंटर बैलेंस करते हो आयंस को, तो यहाँ H2 था, आपने 2 H पॉजिटिव किए, तो एक H पॉजिटिव का +1 से 0 पे है, एक का +1 से 0 पे है, तो ओवरऑल चेंज कितने का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का आपके पास होता है। तो इसीलिए आप क्या कराते हो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल होगा तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर इस तरह से हाइड्रोजन का वेरिएशन दिखता है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपका डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने एनोड पे रिएक्शन लिखी, कैथोड पे रिएक्शन लिखी। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है। यहां क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स आपके कैंसिल आउट होने चाहिए जब आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हो। ठीक है, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पहले से क्या है, दोनों में बैलेंस है। तो सिंपल आप क्या करोगे, जब ओवरऑल रिएक्शन को लिखोगे, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर देखो आपके पास कैसा होगा, मैग्नीशियम, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करना है, मैग्नीशियम प्लस 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, राइट वाला देखो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस में आपके पास क्या होगा, H2 आपके पास होगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं, वही N की वैल्यू आपके पास हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो, इस तरह से पहचानोगे। उसके बाद सेम काम करना है, कैथोड पे रिएक्शन लिखोगे, एनोड पे रिएक्शन लिखोगे, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करोगे। यहां तो ऑलरेडी बैलेंस है, अगला एग्जांपल दूसरा दूंगी मैं आपको। ठीक है, जहां हम बैलेंस करवाएंगे, तो यहां ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐड करोगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास E0 सेल है, N की वैल्यू आ गई। E0 सेल देखो कैसे लिखेंगे, आपके पास E0 सेल हमेशा क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। बहुत सिंपल है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अभी अभी आपने देख लिया, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, वो आप यहां पर लिखोगे, माइनस साइन लगाओगे। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको लिखनी है, इस बात का गौर रखना। ठीक है, E0 कैथोड, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी, माइनस साइन लगाया। E0 एनोड, एनोड पे कौन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की क्या लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखोगे, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, E0 सेल आपके पास आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को देखकर निकालनी बहुत जरूरी है। अगर ये आ गया तो यहां से 3 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पर CBSE केमिस्ट्री
12 के नाम से आपके पास ग्रुप है, वहां पर भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करने के लिए बच्चों ने बोला था, लास्ट वीडियो में भी ऐड कर चुकी हूँ और इस वाली वीडियो में भी ऐड कर दूंगी मैं आपका, ठीक है। अब देखो, एक रिएक्शन तो हो गई एक टाइप की। सेकंड क्या पूछता है, यहां ओवरऑल रिएक्शन आपको लिखनी पड़ती है अगर सेल रिप्रेजेंटेशन देता है तो। यहां क्या है, ओवरऑल रिएक्शन आपको दे रखी है, यहां से आपको उसका हाफ हाफ सेल को लिखना है। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे कैसे होगी, कैसे करोगे ध्यान दो। 2Cr पॉजिटिव 3Fe2 पॉजिटिव 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस 3Fe है। आपको चेक करना है, यहां क्रोमियम है, राइट साइड में क्रोमियम +3 आपके पास है। इसका मतलब क्रोमियम है 0 से लेके +3 पे चेंज हो रहा है। अगर 0 से +3 पे जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या होता है कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रखा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे होता है। अभी अभी हमने याद किया था, लोन से आपके पास O का मतलब ऑक्सीडेशन था, A का मतलब आपके पास एनोड था। इसका मतलब ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे होता है। इसके बाद अगला देखो, आयरन +3 में है, राइट साइड में आयरन सिंपल नोबल आपके पास न्यूट्रल मेटल लिखा हुआ है, उस पे 0 आपके पास चार्ज रहता है। इसका मतलब +3 से 0 पे गया है। +3 से 0 पे जाना, डिक्रीमेंट हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, और अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो मैं क्या कहूंगी कि यहां पर रिडक्शन हो रखा है। आपको पता चल गया, रिडक्शन आयरन का है, आपके पास ऑक्सीडेशन है किसका है, क्रोमियम का है। और रिडक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन कहां पर जाकर होगी, आपके पास कैथोड पर जाकर आपके पास होगी। तो रिएक्शन लिखो सिंपल, एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, आपके पास क्रोमियम की क्या हो रहा है, क्रोमियम क्रोमियम +3 में चेंज हो रहा है, 0 से +3 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, ठीक है। इसको यहां से एक बार हटा रही हूं, ठीक है। क्रोमियम है, क्रोमियम +3 में चेंज हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। अगला देखो, एट कैथोड रिएक्शन आपके पास क्या होगी, कैथोड पे आयरन +3 है, आयरन +3 है, किस में चेंज हो रहा है, आयरन में चेंज हो रहा है। डिफरेंस देखो, ये 3 का है, ये आपके पास 0 है, यहां पर आयरन +2 है, सॉरी +2 है, +2 से 0 पे जा रहा है। इसका मतलब 2 का डिफरेंस है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब देखो, यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इक्वल नहीं है, आपको इक्वल करवाने पड़ेंगे। आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है क्योंकि, और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए, या फिर ये कहो कि कैंसिल होने चाहिए, वो आपस में इक्वल होंगे तभी तो कैंसिल होंगे ना। अब देखो, ये 3 है, ये 2 है, इसको कैसे बैलेंस करोगे, इस 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 वाले को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना, आपके पास क्या हो जाएगा, 2Cr, इट गिव्स 2Cr +3 प्लस में 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3Fe2 पॉजिटिव क्या देगा, प्लस में 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या हो जाएगा, 3Fe आपके पास हो जाएगा। ये आपके पास 2 रिएक्शन आ गई जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब देखो, हम क्या करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करते हैं। इसका मतलब 2Cr होगा, प्लस में 3Fe+2 होंगे, प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2Cr 3 पॉजिटिव होगा, प्लस में 3Fe होगा, प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है जो कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो 6 है आपके पास, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर 6 आ जाएगी। यहां पर सीधा नहीं देखना, यहां 2 में डिफरेंस है, यहां 3 में डिफरेंस है, 2 या 3 वैल्यू नहीं होगी, क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देखो, जब भी ओवरऑल रिएक्शन लिखी हुई होती है ना आपके पेपर के अंदर, तो वो हमेशा मैच हो जाती है आपकी लास्ट वाली रिएक्शन से। देखो, 2Cr है, 2Cr है, 3Fe है, 3Fe2 पॉजिटिव है, 2Cr 3 पॉजिटिव है, 3Fe है, 3Fe आपके पास है। क्लियर है। अगर आपको ये तीनों रिएक्शन लिखनी आ गई तो आप किसी भी तरह की रिएक्शन में मार नहीं खाओगे। लास्ट वाला थोड़ा सा देखने में आपको अटपटा लगेगा, ठीक है। रब कर रही हूं इसको। अब देखो, ये दोनों रिएक्शन हमारे पास हो गई है। ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है क्वेश्चंस, अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की है तो वो इजीली कर नहीं पाता है। देखो मेरी बात एक बार ध्यान से,
हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, एक में एक कैथोड पे जा रहा है, एक एनोड पे जा रहा है, मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, दो ही दिए हुए थे अभी तक। अब देखो मेरे पास रिएक्शन में क्या है, 2AgCl प्लस H2 gives 2Ag प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव आपके पास, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब आपको बताना है, आपको चेक करना है, सबसे पहले हम यही तो देखते हैं ना कि कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है, कौन एनोड पे जा रहा है, कौन कैथोड पे जा रहा है, यही चेक करते हैं। अब इस पे चेक करते हैं। देखो हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन पे क्या है, 0 है। इधर देखो हाइड्रोजन पे क्या है, +1 है। इसका मतलब 0 से +1 पे जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर में। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ऑक्सीडेशन होता है वो कहां पर होता है, एनोड पर आपके पास ऑक्सीडेशन होता है। एक चीज कंफर्म हो गई, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर। अब आपको चेक करना है Cl और Ag में से किसका रिडक्शन हो रहा है। तो चेक करो, आपके पास Ag है, AgCl में हम क्या कर सकते हैं, Ag के ऊपर +1 है, Cl के ऊपर क्या है, -1 है। यहां चेक करो Ag पर क्या है, 0 है आपके पास। तो Ag का चेक करते हैं पहले। Ag का +1 पे था, किस पे कन्वर्ट हो गया, 0 पे। ज्यादा से कम पर हो गया, ज्यादा से कम का मतलब Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब ये कहां जाएगा, आपके पास कैथोड पे जाके रिएक्शन करेगा। अब देखो Cl रह गया, Cl का चेक करो, Cl का -1 है, यहां पर भी Cl नेगेटिव है, मतलब -1 है। तो यहां इन तीन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। Cl -1 है, -1 है, मतलब ना ऑक्सीडेशन होगा ना इसका रिडक्शन आपके पास होगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है। बस आपको यही चेक करना था। इसके बाद क्या करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, एट एनोड करेंगे। एनोड पे रिएक्शन किसकी है, हाइड्रोजन की। कैसे होगा, H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H पॉजिटिव में हो रहा है। ठीक है, 0 से प्लस में जा रहा है, लेकिन यहां 2 स्टोक्योमेट्री है, तो इसका मतलब क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। पहले वाले पॉइंट में भी समझाया था ये चीज मैंने आपको। इसके बाद देखो Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव है, किसमें चेंज हो रहा है, Ag में चेंज हो रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, ये किस पे रिएक्शन होगी, आपके पास कैथोड पे रिएक्शन होगी। इसके बाद क्या करना है, ओवरऑल करना है। यहां 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे बैलेंस होगा, इस 1 वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं तो क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 2Ag पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन देखो, H2 प्लस में 2Ag पॉजिटिव क्या देगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2Ag देगा। बेसिकली आपको क्या करना था, N की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। N की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, N की वैल्यू 2 आपके पास आ गई। ठीक है, अगर आपको E0 सेल निकालना है, E0 सेल का मतलब है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड आपको लिखना था। कैथोड का मतलब कैथोड पे कौन जा रहा है, Ag जा रहा है, तो यहां Ag का रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे, माइनस लगाओगे। हाइड्रोजन का आपके पास एनोड पे जा रहा है, तो यहां पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लगाओगे जो कि 0 होता है। आपके पास क्या आ जाएगा, E0 ऑफ द सेल आ जाएगा। E0 सेल का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और E सेल का मतलब है EMF ऑफ द सेल, या सिंपल आपके पास पोटेंशियल। ठीक है, इस चीज को हमेशा गौर में रखना, तो आपका नर्नेस्ट इक्वेशन बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ एक चीज और बताती हूं, इसको रब कर रही हूं। ठीक है, एक चीज देखो, नर्नेस्ट इक्वेशन इजी हो गई है आपकी, कुछ नहीं बचा है। हमने ई सेल को पहचान लिया, एन को पहचान लिया, इस वैल्यू को लिखना बता रही हूं। जैसे मेरे पास 2Cr प्लस में 3Cr प्लस 2Fe समथिंग आपके पास आ गया, Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हुआ, +3 प्लस में Fe के अंदर कन्वर्ट हुआ। ठीक है, मान लिया इस तरह से आपके पास कोई रिएक्शन है। अब ध्यान से देखना, यहां मान लिया 2 है, यहां 2 आपके पास है। जनरली देखो मुझे क्या करना है, लॉग आपके पास है,
इनटू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब देखो प्रोडक्ट में कौन है, Cr+3 है और इनटू में एक आपके पास क्या है, Fe है, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। Cr+3 की कंसंट्रेशन इनटू में Fe की कंसंट्रेशन आपके पास, अपोन में क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में क्या है, Cr है, इनटू में आपके पास है Fe2 पॉजिटिव है। और इनकी पावर स्टोक्यूमेट्री, स्टोक्यूमेट्री का मतलब Cr के सामने 1 था तो पावर 1 गई, Fe के आगे 2 था पावर 2 गई, इस Cr के आगे 1 था पावर 1 गई, Fe2 पॉजिटिव के आगे 2 था तो स्टोक्यूमेट्री में पावर में 2 चला गया। ये बेसिकली हमें यहां पर लिखना होता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल एलिमेंट आपके पास एटम दिया हुआ है तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन को हम यूनिटी लेकर चलते हैं। या तो आप इसको लिखो ही ना, सिर्फ आयन वाले हैं उनको लिखो, आयन के सिवाय जो बाकी दे रखे हैं उनको मत लो, इनकी यूनिटी होती है। अगर लिखा है तो इसको पुट करो कि आयरन की कंसंट्रेशन और क्रोमियम की कंसंट्रेशन 1 है, फिर इसको 1 कर दोगे तो ये हट जाएगा और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर रिएक्शंस के अंदर डायरेक्टली जब आप इसको पुट करते हो तो इसको आप मेंशन ना भी करोगे तो भी चल जाएगा आपके पास। इसके बाद आपको सिंपल है, जब भी इक्वेशन दी होती है यहां पर, जब भी आयन प्रेजेंट होता है तो उसके साथ कंसंट्रेशन हमेशा दी होती है, ठीक है। वो कंसंट्रेशन आपको यहां पर पुट करनी है और आपको उसको सॉल्व करना है। 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। इन तीनों को एक बार करके जरूर देखना प्लीज, अगर तीनों एग्जाम्पल को करना आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो एक बार। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर। आपको ईएमएफ बताना है, इसका मतलब ई सेल आपको कैलकुलेट करना है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है 2Cr + 3Fe2 पॉजिटिव गिव्स टू 2Cr3 पॉजिटिव + 3Fe आपके पास, और साथ में आपको E0 सेल आपको दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का भी दे रखा है और साथ में आपको आयरन का भी दे रखा है। अब देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, ई सेल किसके इक्वल है, E0 सेल -0.0591 अपॉन में n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लॉग ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में आपके पास क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये गलती से हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, पावर में क्या करते हो, स्टोक्यूमेट्री करते हो, अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या करोगे, स्टोक्यूमेट्री करोगे। अब सबसे पहले क्या चाहिए, E0 सेल चाहिए, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। E0 सेल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब पहचानो, कैथोड का मतलब क्या था, जहां रिडक्शन हो रखा हो, एनोड का मतलब किससे था, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रखा हो। अब देखो ऑक्सीडेशन किसका है, रिडक्शन किसका है, Cr 0 था, 0 से किस पे गया, +3 पे गया, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना हुआ, इंक्रीज होना हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कहां पर जाकर आपके पास होता है, एनोड पे जाके होता है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि क्रोमियम का क्या हो रहा है आपके पास, इसका आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये एनोड पे जाएगा, और जो आयरन है बाय डिफॉल्ट किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। अब आपको क्या करना है, E0 सेल की वैल्यू निकालनी है। कैथोड के लिए किसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है, आयरन के लिए लेनी है, कितनी है, -0.44 है, -0.44, माइनस में माइनस किया, E0 कैथोड आपके पास, E0 एनोड आपके पास है, एनोड पे कौन जा रहा है, क्रोमियम जा रहा है, तो E0 एनोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.074 है। इसकी वैल्यू को यहां पर पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका 0.74 में से आप इतना माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा, 0.30 आएगा। एक चीज कंफर्म हो गई कि हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर निकाल लिया। अब देखो ईएमएफ सेल हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे ओवरऑल रिएक्शन में बात करनी है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, जो हाफ ऑफ रिएक्शन है दोनों वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखूंगी कि आपके पास जो ऑक्सीडेशन एनोड पे रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है,
क्रोमियम किस में चेंज हो रहा है, क्रोमियम +3 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्रोमियम +3 में चेंज होगा तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा। ठीक है, ऐसे ही आयरन +2 है, किस में चेंज हो रहा है, आयरन में चेंज हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर आपके पास आयरन में चेंज होगा। आपको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिए, ये आपके पास रिएक्शन आ गई। आपको क्या चेक करना होता है, क्या ये रिएक्शन और गिवन रिएक्शन सेम है। देखो 2Cr + 3Fe2 पॉजिटिव, 2Cr3 पॉजिटिव, 3Fe आपके पास है। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं और n की वैल्यू आपके पास क्या आई है, जो 6 कैंसिल आउट करके आपके पास आई है, तो n की वैल्यू 6 आपके पास हो गई। दूसरी बात क्या, P से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में देखो आयनिक में कौन है, Cr3 पॉजिटिव आपके पास है। ठीक है, जो आपके पास सिंपल मेटल होता है, मैंने बताया था उसकी कंसंट्रेशन को आप यूनिटी लेकर चलते हो, तो क्या होगा, Cr3 पॉजिटिव आपके पास है, उसकी कंसंट्रेशन देखो कितनी गिवन है, 0.01 गिवन है, तो मैंने लिखा 0.01 की पावर आपके पास स्टोक्यूमेट्री, इसकी स्टोक्यूमेट्री कितनी है, 2 है, तो स्टोक्यूमेट्री 2 डाली। नीचे देखो आपके पास रिएक्टेंट है, इसकी पावर में स्टोक्यूमेट्री, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 है, तो 0.1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 आपके पास हो जाएगा। सिंपल सॉल्व किया है। ई सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल की वैल्यू पुट की, N की वैल्यू पुट की, दोनों की कंसंट्रेशन की पावर मैंने यहां पर पुट की। अब देखो सबसे सिंपलेस्ट बात क्या थी कि इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, इसको जो बायो के स्टूडेंट है वो नहीं कर पाते, एक बार वो ध्यान से देख लो। आपके पास log 0.01 की पावर 2 है, इसको मैंने क्या लिखा, 0.01 को लिख सकती हूँ 10⁻⁻²। यहां देखो 0.1 है, पॉइंट के बाद ही 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 10⁻1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 है तो 10⁻4 हो जाएगा, और 1 की पावर 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी 10⁻3 हो जाएगा। इस 3 को ऊपर लेकर गई 10⁻⁻4, अगर पावर माइनस में होती है तो ऊपर जाने पर प्लस में हो जाती है, तो -4 + 3 करेंगे 10⁻1 हो जाएगा। और पिछले हमने जब केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया भी था, log ऑफ a की पावर x होती है, तो मैं कैसे लिखती हूँ, x log a यहां पर लिखती हूँ। तो यहां पर log 10 की पावर -1 है, तो क्या लिख सकती हूँ, -log 10 यहां पर लिख दूंगी। तो सिंपल आपके पास कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, आपके पास ई सेल है 0.30 -0.0591/6 इंटू माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब log 10 आपके पास हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, EMF ऑफ द सेल आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है पहले क्वेश्चन का, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल K पॉजिटिव से K दिया हुआ है -0.93, सिल्वर के लिए दिया हुआ है 0.80, मरकरी के लिए 0.79, मैग्नीशियम के लिए -2.30, क्रोमियम के लिए -0.70। आगे बोलता है अरेंज दीज मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। देखो जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको लिखने का एक वे हमेशा याद रखो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछता है आप इजीली कर पाओगे। क्या करना है, आपको एक बढ़ते क्रम में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है। मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपके पास बढ़ रही है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैसे बढ़ती है, मान लिया पहले 0 है, नीचे क्या होगा, +1 होगी, +2 होगी, +4 होगी, -1.0 होगी, -2.3 होगी, -4.5 होगी। इस तरह से क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब 0 से नीचे इधर बढ़ाओगे, इधर माइनस में आपके पास ये सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, सबसे लास्ट वाली बड़ी वैल्यू। ये रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर सबसे पहले कोई भी चीज दे रखी हो, आपको इस मैनर के अंदर आप उसको सेट कर लो। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब रिडक्शन उतना ही इजीली आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर रिडक्शन इजीली हो रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब रिडक्शन इजीली हो रहा है, और अगर रिडक्शन कोई इजीली करता है तो मैं कहती हूं कि वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
अब नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन अगर मैं ऊपर की बात करती हूं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास कम है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपके पास कम है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू आपके पास ज्यादा होगी ना, दोनों एक दूसरे के माइनस साइन से तो अपोजिट होते हैं। अगर ये कम है तो इसका मतलब ये ज्यादा है, इसकी कम होने का मतलब या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन इजीली आपके पास होता है। और अगर इजीली ऑक्सीडेशन आपके पास हो जाता है तो मैं क्या कहती हूं कि वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होता है। ये चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। सबसे पहला काम एक चीज सेट कर लो, ऊपर से नीचे बढ़ता क्रम आपने कर लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर लिया रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का। जैसे जैसे नीचे जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब रिडक्शन इजीली हो रहा है। और अगर रिडक्शन इजीली हो रहा है इसका मतलब वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका +4 क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। उसके बाद +2 वाला, फिर +1 वाला, फिर 0 वाला, इस तरह से। और ऊपर वाला क्या होगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसने बोला है रिड्यूसिंग पावर, अच्छा ऑर्डर रिड्यूसिंग पावर, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन होगा उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब देखो आपके पास रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, ऊपर वाला सबसे अच्छा होगा। ठीक है, ऊपर वाला सबसे अच्छा होगा मतलब माइनस में जिसकी वैल्यू ज्यादा है। इसको एक बार सेट करो, देखो 0 बीच में आपके पास 0 वैल्यू है, 0 से नीचे क्या होगा 0.79, फिर 0.80, इधर आप ध्यान से देखोगे तो -0.74, -2.37 और -2.93। मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पोटेशियम है, ये आपके पास सिल्वर है, इधर आपके पास मैग्नीशियम है, ये आपके पास 2,4 क्रोमियम है, इधर आपके पास 7,9 क्या है, मरकरी आपके पास है। इसका मतलब अच्छा ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, आपके पास पोटेशियम वाला होगा। पोटेशियम का सबसे ज्यादा, फिर आपके पास मैग्नीशियम का, फिर क्रोमियम का, फिर मरकरी का, फिर आपके पास सिल्वर का होगा। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो उल्टा कर दो, Ag सबसे कम, फिर मरकरी, फिर आपके पास क्रोमियम, फिर आपके पास मैग्नीशियम, फिर आपके पास पोटेशियम। मुश्किल नहीं है, ऑर्डर लिखना है। सबसे नीचे वाला जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, रिडक्शन इजीली करेगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उससे ऊपर वाला उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन इजीली करेगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको 0 से नीचे बढ़ता क्रम और ऐसे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा सेट कर लो और फिर आप चेक कर सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ पे वो भी पूछता है जनरली कि कोरोजन से रिलेटेड भी पूछ लेता है। कई बार बोलता है कि ऑक्सीडेशन कौन इजीली करेगा। ठीक है, देखो कोरोजन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। इसका मतलब अगर आप प्रिवेंशन करना चाहते हो तो आप ये देखना चाहोगे कि इजीली जल्दी से जल्दी ऑक्सीडेशन ना करे वो, तो उस हिसाब से आपको सेट कर देना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को हमेशा देखना, जनरली 1 मार्क के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक बार अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डिफरेंट पैटर्न जो हमारे पास है। अगला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फिगर गिवन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक फिगर दी हुई है जिसमें एक लेफ्ट कंटेनर है जिसमें जिंक प्लेट को रखा गया है, जिंक प्लेट को डिप किया गया है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। राइट साइड में जो चैम्बर है आपके पास उसमें सिल्वर प्लेट को जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है उसको यहाँ पर डिप किया गया है सिल्वर के सॉल्यूशन में। बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर लगाया गया है, इसको कनेक्ट किया गया आपस में। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो फ्लो हमेशा कहाँ से होता है, मैंने एक चीज इसको इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको याद करवाई थी कि लोन आपको याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। लोन का मतलब आपके पास क्या होता है, L का मतलब लेफ्ट से रहेगा, O का मतलब ऑक्सीडेशन से होगा, A का मतलब एनोड से होगा और N का मतलब किससे रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो लेफ्ट वाला चैम्बर दे रखा है यहाँ पर जो जिंक प्लेट है लेफ्ट वाले पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन आपके पास होगा।
ऑक्सीडेशन होगा और ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, आपके पास एनोड की तरह बिहेव करेगा। अगली बात क्या है कि यहाँ पर चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज आपके पास रहेगा। अपोजिट क्या होगा इस पे, मतलब यहाँ चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, ये एनोड है तो ये आपके पास कैथोड हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन है तो यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, इधर आपके पास सिल्वर प्लेट है। ध्यान से सुनना, मुझे क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बतानी है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव आपके पास होगा, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव कहां पर है, एनोड पर है, तो इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होगा, एनोड से लेके कैथोड पर होगा, क्योंकि एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, एनोड टू कैथोड आपको यहां पर मेंशन करना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर जो हो जाएगा उसको रब कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज एनोड विच इज कैथोड, आपको बताना है एनोड कौन है, कैथोड कौन है। अभी अभी हमने क्लियर किया था, लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाले पे ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए वो क्या करता है, एनोड की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब जो जिंक प्लेट है वो एनोड की तरह एक्ट करेगी, और जो सिल्वर प्लेट आपके पास है वो क्या करेगी, कैथोड की तरह आपके पास एक्ट करेगी। ठीक है, इसको भी रब करते हैं, नोट डाउन कर लेना इनको साथ के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैंने यहां से, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, आयंस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। मैंने कहा कि अगर मैंने इस सॉल्ट ब्रिज को यहां से हटा दिया, सॉल्ट ब्रिज को जैसे ही मैं हटाती हूं तो ध्यान से सुनना, एक काम आपके पास, ये मेरे पास लेफ्ट चैम्बर है, ये मेरे पास राइट चैम्बर है, यहाँ आपके पास एक रोड है, यहाँ आपके पास रोड है, ये बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चर है। मैंने क्या कहा, लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक की प्लेट है तो जिंक का ही तो ऑक्सीडेशन होगा ना। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है कि Zn किसके अंदर चेंज होगा, Zn+2 के अंदर चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। ठीक है, तो अब जिंक नीचे तो मेरे पास क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, मतलब जिंक 2 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव आपके पास यहाँ है। यहाँ आपके पास सिल्वर की प्लेट है, नीचे क्या है, सिल्वर पॉजिटिव आपके पास है, प्लस में क्या है, SO4 2 नेगेटिव आपके पास प्रेजेंट है। इसने कहा कि अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा आपको पक्का, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन का मतलब है, जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो जिंक की प्लेट है ये धीरे धीरे यहाँ से खत्म होती चली जाएगी, और क्या होगा, यहाँ पर Zinc+2 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 आपके पास बढ़ता हुआ चला जाएगा। Zinc+2 का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट वाला चैम्बर है वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, वो आपके पास बढ़ता चला जाएगा। अब आगे देखो, ये मेरे पास राइट वाला कॉर्नर है। अब नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इस एनोड से कैथोड पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पर बेसिकली हो रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कराया, मतलब सिल्वर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या है कि सिल्वर पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सिल्वर में चेंज होगा। यहाँ क्या था, ये जिंक यहाँ से घट रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जिंक पॉजिटिव आयन दे रहा है। ठीक है, मान लिया सल्फेट जितने थे उतने ही रहेंगे आपके पास, पहले न्यूट्रल थे, अब पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, तो पॉजिटिव यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ देखो सेम क्वांटिटी के अंदर है। अब क्या हो रहा है, सिल्वर पॉजिटिव है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता चला जाता है, और इस सॉल्यूशन में से हटके इस सिल्वर प्लेट पर, क्योंकि सिल्वर तो यहीं प्रेजेंट है, जैसे ही सिल्वर बनेगा इस प्लेट के ऊपर इकट्ठा होना, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, नेगेटिव आयंस है वो आपके पास ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट वाले चैम्बर में पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो रखे हैं, राइट वाले चैम्बर में क्या हो जाता है, नेगेटिव आयंस आपके पास ज्यादा हो जाते हैं। इधर कुछ आयंस की मैक्सिमम है, इधर कुछ आयंस आपके पास मैक्सिमम। आंसर लिखने का तरीका भी बता रखा है कि सिल्वर आयन है, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, सल्फेट आयंस विल बी लेफ्ट एंड द सॉल्यूशन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। सिल्वर की बात कर रही हूँ, यहाँ पर क्या है, आपके पास सल्फेट ज्यादा बच गए तो सॉल्यूशन के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर इसका उल्टा होगा, आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, चार्ज अकोमोडेशन हो रही है। अगर चार्ज अकोमोडेशन आपके पास होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे आपके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना बंद कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर देंगे तो सेल फंक्शन करना आपके पास बंद कर देगी।
अगर आपके पास चार्ज अकोमोडेट होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे तो जो आपके पास फंक्शन सेल फंक्शन कर रहा था वो सेल फंक्शन करना बंद कर देगा। तो इसका आंसर में आपको यही चीज लिखनी है। मतलब अगर आपने सोल्ट ब्रिज हटा दिया, चार्ज अकोमोडेट हो जाता है, चार्ज अकोमोडेट होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टॉप हो जाएंगे और जो सेल है वो फंक्शन करना स्टॉप कर देगी। ये इसका आंसर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में जनरली जब भी आता है पूछा जाता है। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद लास्ट के 2 ऑप्शन हैं, उसको और चेक करते हैं, देखना ध्यान से। ये कहता है हाउ विल द कंसंट्रेशन ऑफ Zn पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव आयंस बी अफेक्टेड व्हेन द सेल फंक्शंस। ये कहता है जब सेल फंक्शन कर रही है तो जिंक पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, मतलब जो जिंक सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा और जो सिल्वर सल्फेट आपके पास लिया है आपने उस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, आपके पास सिल्वर सल्फेट की सॉल्यूशन है, यहाँ पर डिक्रीमेंट होता चला जाता है, यहाँ पर बढ़ता है। मतलब ओवरऑल कंसंट्रेशन में क्या कहते हो, सिल्वर सल्फेट की क्या रहेगी आपके पास AgSO4 या फिर Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और जिंक सल्फेट की आपके Ag पॉजिटिव की आपके पास घटेगी और जिंक सल्फेट की आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ेगी जब सेल फंक्शन करता है। अभी समझाया था कैसे यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे उस पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास Ag पॉजिटिव है वो घटेंगे, क्यों? क्योंकि Ag पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके इस प्लेट के ऊपर अकोमोडेट हो रहे हैं। ठीक है, और यहां पर क्या है, आपके पास जिंक है, वो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके जिंक पॉजिटिव के अंदर चेंज हो रहा है। तो जिंक पॉजिटिव क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है और आपके पास Ag पॉजिटिव है, जब सेल फंक्शन कर रही है इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो आप क्या कहोगे, Ag की घटेगी और जिंक की क्या रहेगी आपके पास, बढ़ेगी। एक क्वेश्चन इसका उल्टा है, ये तो था जब सेल फंक्शन कर रही है तब इनकी कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर सेल डेड हो जाती है, सेल ने काम करना बंद कर दिया, तो इसकी कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, सेल ने काम करना बंद कर दिया, सेल ने काम करने का मतलब क्या है कि जो ईएमएफ आपके पास है, ईएमएफ क्या हो गया, 0 हो गया। जब सेल ने काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो 0 होगा, तभी तो बंद हो गई ना आपके पास। अब 0 कब होती है, जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। इक्विलिब्रियम कब आता है, मतलब जब आपके पास जितने पॉजिटिव आयंस है उतने ही नेगेटिव आयंस आपके पास हो जाते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, इक्वल क्वांटिटी हो जाती है आयंस की, तब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है और ईएमएफ आपके पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आंसर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर कोई डाउट है तो मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, why there is steep rise in the molar conductivity of the weak electrolyte on dilution। मतलब जस्ट बेसिकली इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पूछ रहा है आपसे मोलर कंडक्टिविटी पे। हमने बात की थी कि जब मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व आता है वो कैसे आता है, इस टाइप का आपके पास कर्व आता है। तो ये जो स्टीप राइज आपके पास होता है उसी का रीजन पूछ रहा है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन का मतलब है कि आप यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, और आपके पास कंसंट्रेशन का मतलब है कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हो या कंसंट्रेशन कम होती है तो मोलर कंडक्टिविटी में स्टीप राइज आता है। वो क्यों आता है वो आपको बेसिकली बताना है। तो मैंने आपको बताया था, रिवीजन एक बार दोबारा से ध्यान से सुनना। पहले तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहो या फिर एट 0 कंसंट्रेशन कहो, बात एक ही है आपके पास। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर 0 कंसंट्रेशन पे डिफाइन करते हैं तो ये लैम्डा m 0 आपके पास हो जाता है। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए करते हैं तो इसको हम इनफाइनाइट लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे होता है। मैंने आपको बोला था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो मेन कंडक्टिव
कंडक्टिविटी बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूशन करने के साथ साथ बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास A से B पर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मान लिया पहले मेरे पास कोई भी 10 आयन थे, वो 10 आयन पहले क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ तो जितनी भी कंसंट्रेशन थी, मान लिया उसमें एक आयन आपके पास टूट गया, ठीक है, एक आयन डिसॉल्व हो गया, कंप्लीटली आपके पास ब्रेकडाउन हो गया। आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, आपने डाइल्यूशन पानी आपने बढ़ाया, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे एक की बजाय क्या हो जाएंगे, 2 टूट जाएंगे, और ज्यादा डाइल्यूशन करोगे 5 टूट जाएंगे, 7 टूट जाएंगे आपके पास, लेकिन 10 के 10 कभी नहीं टूटेंगे क्योंकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो या फिर कंसंट्रेशन घटाते हो तो आपके पास नंबर ऑफ आयंस है वो आपके बढ़ने लग जाते हैं, और आपको पता है नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, आपके पास बढ़ जाती है। तो यहाँ जो कंडक्टिविटी बढ़ती है उसका रीजन क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस आपके पास होता है। तो आप लिख भी सकते हो, एज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस्ड और द डाइल्यूशन इज इनहांसिंग, मोर ऑफ इट आयंस आयनाइजेस एंड दस द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर ये आपके पास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्नेस्ट इक्वेशन और मोलर कंडक्टिविटी वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ से क्वेश्चन छूटता ही नहीं है। यहाँ से 100% क्वेश्चन तो आना ही आना होता है और बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है पूरे चैप्टर में से। हम यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं और स्पेशली एक नाम बेसिकली आपको लिखा जाता है डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ। आपसे इक्वेशन बहुत बार पूछता है 1 नंबर में कि इक्वेशन बताओ क्या होती है। डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ क्या कहता है, लैम्डा एम आपके पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम 0 का मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपके पास, ठीक है। इधर आपके पास -b है, b का मतलब आपके पास कांस्टेंट से होता है जो कि किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। c का मतलब आपके पास कंसंट्रेशन है, ठीक है। इस डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ के लिए एक जो ग्राफ है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आगे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। मेरा जो ग्राफ है इस लैम्डा एम और ये जो रूट सी मेरे पास है इस रूट सी के बीच में डिपेंड करता है। यहाँ वाई एक्सिस पे लैम्डा एम लोगे, मोलर कंडक्टिविटी लोगे, राइट साइड में क्या लोगे, कंसंट्रेशन लोगे। अब कंसंट्रेशन देखो इस साइड आपके पास है एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट है वो किसको बताएगा, 0 कंसंट्रेशन को आपको बताएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन 0 से बढ़ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, 0 कंसंट्रेशन का है। और 0 कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। मतलब उसमें आपने पानी इतना ज्यादा मिला दिया कि जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 0 हो गई आपके पास। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ये किसको डिनोट करता है, 0 कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब देखो आपके पास ये क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपके लिए पर 0 कंसंट्रेशन आपके पास है। अब देखो अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि मान लिया कोई इलेक्ट्रोलाइट AB है, AB क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया A पॉजिटिव और B नेगेटिव के अंदर। क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। मतलब अगर इसके 10 आयन आपके पास थे, 10 मोल थे, तो ये 10 के अंदर यहाँ टूट गया, 10 के अंदर यहाँ पर टूट गया। अगर 10 मोल AB के हैं तो 10 AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव बन गए, 10 B पॉजिटिव हो गए, कंप्लीटली डिसोसिएट आपके पास कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वहां पर है। अब कंडक्टिविटी तो बढ़ रही है क्योंकि आपके पास डिसोसिएट कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस आपके पास बढ़ गए हैं, ठीक है। 10 यहाँ 20 आपके पास हो गए। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पूछता है कि जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन करती हूँ तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तब ग्राफ आपके पास क्या आता है, कैसे उसकी मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में वेरिएशन आती है, वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना मेरी बात। हम क्या कहते हैं कि एक सॉल्यूशन आपने लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था, 10 आयन थे, कंप्लीटली डिसोसिएट कर गए, थोड़ा सा पानी मिलाने पर 10 + 10 में आपके पास कर गए।
मतलब नंबर ऑफ आयंस जितने टूटने थे टूट गए। अब आपने इसमें पानी मिलाया, कितना भी पानी मिला लो, कितना भी डाइल्यूशन आप कर लो, लेकिन नंबर ऑफ आयंस तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, फर्दर थोड़ा ना करेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि नंबर ऑफ आयंस तो सेम है, ठीक बात है, लेकिन अब पहले जो आयंस आपके पास इतने एरिया के अंदर थे, डाइल्यूशन करने पर आपके पास एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया, आपके पास वॉल्यूम यहां पर बढ़ गई, तो इसका मतलब ये जो आयन यहां मूव कर रहे थे, अब उनके पास मूवमेंट के लिए क्या हो गया, स्पेस आपके पास ज्यादा हो गया। इसका मतलब आयंस, माइग्रेशन ऑफ आयंस है, मूवमेंट इन आयंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आयंस जितना ज्यादा मूव करेंगे तो उसके बिहाफ पर कंडक्टिविटी भी क्या होती है, आपकी बढ़ती चली जाती है। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन यहां पर इस साइड में कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस साइड में क्या है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है। यहां देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। मैं क्या कह रही हूं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो आपके पास क्या है कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि आयंस की मूवमेंट है वो आपके पास बढ़ रही है, और आयंस जितना इजीली फ्लो करते हैं कंडक्टिविटी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन हुआ कंडक्टिविटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके पास बढ़ती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब देखो जैसे ही मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करती हूं तो ये वैल्यू इस पॉइंट पर जाकर मैच करती है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये मोलर कंडक्टिविटी को शो करता है, मोलर कंडक्टिविटी एट द जीरो कंसंट्रेशन और द मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसी मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन को या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को मैं क्या कहती हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम इसको बोलेंगे, मतलब लैम्डा m जीरो कहो या लैम्डा m यहां पर इंफिनिटी कहो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहां पर हो जाएगी। अब मेन बात क्या थी कि यहां पर जब हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हम इस थ्योरी से निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाती है। लेकिन जब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस देखती हूं तो ये जो आपके पास ग्राफ है इस तरह से आता है, ये यहां पर वाई एक्सिस के पैरेलल में जाता है, तो यहां से आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो आपके पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो एक्स्ट्रापोलेट करके आपके पास मिलेगी। अगर आपने सैंपल पेपर देखा हो इस बार का तो वहां पर एक डाटा दिया हुआ था इसी क्वेश्चन के बिहाफ पर, और इस डाटा पे ये वैल्यू दे दी 147 पॉइंट समथिंग आपके पास है, और क्वेश्चन में पूछ लिया 1 मार्क में कि बताओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी। बस आपको क्या करना था, ये जो वैल्यू थी उसको एक्स्ट्रापोलेट करना था, और जिस पॉइंट पर टच हो रहा था तो आपको बता देना था कि ये जो पॉइंट है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ही शो करता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इतनी आपके पास हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेन बात क्या है, याद रखने वाली, इक्वेशन को याद करना है, ग्राफ को याद करना है, स्ट्रेट लाइन आपके पास जो है नेगेटिव स्लोप वाला जो रिएक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये आपके पास आएगा। अब स्ट्रॉन्ग में जो ये बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस है वो आपके पास बढ़ जाती है। ठीक है, उनको इजीली मूव कर पाते हैं आपके पास, इसीलिए यहाँ पर बढ़ती है। क्लियर है? अब देखो ये तो था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अब हम किसकी बात करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर डिपेंड है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ए बी, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव में टूट रहा है। अगर मैंने इसके 10 आयंस लिए हैं, 10 मोल्स लिए हैं, तो ये कंप्लीटली नहीं टूटता। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता अपने आयंस के अंदर, उसी को वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब 10 आयन मेरे पास थे, 10 में नहीं टूटता, किस में टूटता है, 1 के अंदर आपके पास टूटता है। अब जैसे ही मैं डाइल्यूशन करूंगी आपके पास, डाइल्यूशन जैसे ही करूंगी थोड़ा और आपके पास आएगा, तो ये एक एक ना टूट के किस में हो जाता है, 2 में टूट जाता है। और ज्यादा डाइल्यूशन करोगे 5 में टूट जाएगा, और ज्यादा डाइल्यूशन करोगे 6 में आपके पास टूट जाएगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे, मान लिया आपके पास पॉसिबल है कि 8 में टूट जाए, लेकिन 10 के 10 में नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है।
अब मेन बात है कि यहाँ पर आपके पास जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन के साथ साथ नंबर ऑफ आयंस भी आपके पास बढ़ रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक एरिया था, पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, एक इलेक्ट्रॉन था सिर्फ, अब मैंने क्या किया, डाइल्यूशन किया, क्वांटिटी को बढ़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन और डिसोसिएट हो गया, तो ओवरऑल 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए इनफ था, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर था, तो मूवमेंट क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, हर जगह सेम नहीं होगी, मतलब उस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी आपके पास बढ़ती है। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ता है, इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाइल्यूशन के साथ साथ आपके पास नंबर ऑफ आयंस बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्टिविटी आपके पास बढ़ जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक है, कोलार्श लॉ की बात करेंगे। ठीक है, हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक्स्ट्रापोलेट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया जा सकता था, लेकिन यहां से ग्राफ के मेथड से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, वो इसकी ड्रॉबैक थी। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए कौन आता है, कोलार्श लॉ आता है। अब कोलार्श लॉ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास पॉसिबल है, वो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको बताता है। बस इंपॉर्टेंट क्यों ज्यादा हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की आपको पहले से मिल गई थी, लेकिन वीक की आपको कौन देता है, कोलार्श लॉ से मिलती है। इसीलिए जनरली आपके पास आप कोलार्श लॉ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप यहाँ पर बात करते हो। ठीक है, लेकिन पॉसिबल दोनों की है, दोनों की निकाली जा सकती है। तो इसके बाद कोलार्श लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पर सिर्फ 3 टॉपिक को कवर करवा रही हूँ। नर्नेस्ट इक्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपके पास है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और कोलार्श लॉ। इन 3 टॉपिक्स को अब प्री बोर्ड का जो एग्जाम है इस वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाऊंगी। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई जनरली पूछती है, वो जब बोर्ड के पेपर से पहले हम सेकेंड पार्ट के अंदर बात करेंगे, बाकी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको इसको रिवाइज करना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% है, आपको मिलने वाला है मिनिमम 3 नंबर का, मिनिमम से मिनिमम 3 नंबर का आपका यहीं से ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो कोलार्श लॉ की तरफ बढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कहती है कोलार्श लॉ की, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मान लिया CH3COH है, तो इसका जो कैटायनिक पार्ट है H पॉजिटिव और एनायनिक पार्ट है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन का अगर मैं सम कर देती हूँ मोलर कंडक्टिविटी का, तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाला जा सकता है। सेम मैनर में HCl है, H पॉजिटिव की अगर मोलर कंडक्टिविटी आपको पता चल जाए, Cl नेगेटिव की पता चल जाए, दोनों को ऐड करो, आप क्या करोगे, इस HCl इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। सेम मैनर में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो ये हमारे पास क्या कहता है, कोलार्श लॉ कहता है। बहुत सिंपल है, आयंस का कैटायन और एनायन का ऐड करो, क्या मिल जाएगा, ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब क्या है, CH3COH किसके इक्वल होगा, एसीटेट आयन प्लस में आपके पास प्रोटॉन है उसके लिए होगा। अब देखो 3 चीजें गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की दे रखी है, NaCl की दे रखी है और सोडियम एसीटेट की दे रखी है। ये क्या कहता है कि अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है, डायरेक्ट हम निकाल नहीं पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग की हमें पता है, तो ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लो, उनको आपस में जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, उनको आपस में तरोड़ मरोड़ के क्या करो, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल लो। ठीक है, कैसे, जैसे HCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसकी दे रखी है,
NaCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंडक्टिविटी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। सोडियम एसीटेट है, उसकी आपको दे रखी है। तो ये क्या कहता है, इनको तोड़ के देखो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एसीटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव। अब आपको चाहिए क्या है, उस पर सर्कल कर लो। आपको एसीटेट आयन चाहिए, इसका मतलब एक तो आपको CH3CO नेगेटिव चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब अगर आपके पास पहली इक्वेशन है, दूसरी है, तीसरी है, पहली में तीसरी को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो एसीटेट आयन बन जाएगा। समझ रहे हो बात? इन दोनों को ऐड करूंगी तो एसीटेट आयन आपके पास बन गया। लेकिन जैसे इन दोनों को ऐड करूंगी, इधर से Cl भी ऐड हो जाएगा, इधर Na भी ऐड हो जाएगा। चाहिए मुझे किसका था, सिर्फ आपके पास एसीटेट का चाहिए था। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया और सेकंड को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Na है और सेकंड में Na और Cl दोनों आपके पास हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, सेकंड को इसमें से माइनस कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एसीटेट आयन की क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपके पास निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकंड करना है। फर्स्ट का मतलब क्या है, HCl की वैल्यू को आपको करना है। HCl की कितनी है, 426 आपके पास है प्लस में। थर्ड में देखो आपके पास थर्ड की सोडियम एसीटेट की कितनी है, 91 है माइनस। सेकंड को माइनस करो, कितना आएगा, 126। आंसर क्या आ जाएगा, 426 प्लस 91 कितना हो जाएगा, 11, 517। 517 में से 126 घटा दो, कितना हो जाएगा आपके पास, 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। किसके लिए, एसिटिक आयन के लिए। याद रखना, जिसकी निकालनी है उसको ध्यान में रख लो, उन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो। अगर कहीं पर फालतू आ रहा है तो घटा दो, जैसे भी आपको जमा घटा करना है। अल्टीमेटली बचना कौन चाहिए, एसीटेट आयन और प्रोटोन आयन, जिसकी आपको चाहिए वही बचना चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, बाकी का अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।